नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ दिनेश दादिश न्यू उड़ान क्लासेस में अपना नया बिंदु लेकर के, जो है समास। दोस्तों, इस समास से संबंधित आपके 2 या 3 प्रश्न बनते हैं जो बहुत ही सरल हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पिछली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अधिकतर क्या है कि आजकल समास की परिभाषाएं भी पूछने लग गए थे। जैसे पिछली जो भर्ती हुई थी एलडीसी की, उसमें तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास आदि की परिभाषाएं पूछी गई थी। तो हमें थोड़ी सी परिभाषा को सही तरीके से समझते हुए आगे चलना है। अब चलिए देखते हैं कि समास शब्द है क्या। तो मूल रूप से समास है वो आपके 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, सम जोड़ आस। दोस्तों, आपसे समास शब्द का संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है या इसका मूल अर्थ क्या बनता है वे भी पूछा जा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। इस सम शब्द का अर्थ होता है सम, समीप या पास पास। समीप या पास पास के अर्थ में आ रहा है। आस शब्द का शाब्दिक अर्थ बनता है बैठाना। तो यहां हम मूल रूप से इस समास शब्द का शाब्दिक अर्थ लेकर के चलते हैं। तो ये शब्द हमें क्या दे रहा है कि समीप बैठाना, समीप बैठना या बैठाना। तो इस प्रकार से समास शब्द का अर्थ बनता है समीप बैठाना। जबकि अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, यानी कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप मूल रूप से ये याद रखना, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप, संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। अगर हम देखते हैं तो वास्तव में ये संक्षेप होता क्या है। चलिए संक्षेप शब्द से पूछ लेते हैं कि ये संक्षेप है क्या। तो संक्षेप का अर्थ होता है छोटा करना, छोटा करना। मूल रूप से ये हम किसे छोटा करेंगे। देखिए, समास में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि समास में पद होते हैं। क्या होते हैं? समास में पद होते हैं। मूल रूप से ये याद रखना, पद होते हैं। 2 या 2 से अधिक पद हो सकते हैं, लेकिन अमूमन 2 पद होते हैं। कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। जो आपके पहला पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद। यानी कि वही चीज है कि पूर्व पद और उत्तर पद। मूल रूप से 2 पद माने जाते हैं, एक तो पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो इस प्रकार से समास का शाब्दिक अर्थ हो गया आपका छोटा करना। जिस प्रकार से एक कहावत है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, तो वास्तव में समास क्या है? गागर में सागर भरना ही तो है। यानी कि बड़ी बात को छोटे से रूप में बताना, यानी कि छोटी बात है जिसका गूढ़ रहस्य बनता है। तो यहां ये गागर में सागर भरना लोकोक्ति को सिद्ध करने वाला है, वो है आपका समास। देखिए, मूल रूप से समास की परिभाषा को लेकर चलते हैं। तो समास की परिभाषा है आपके 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। मूल रूप से हमें याद क्या रखना है कि समास में पद होते हैं। क्या होते हैं? पद। जबकि हमने पिछली संधि पढ़ी थी, उसमें पद नहीं बल्कि वहां वर्ण हुआ था। तो पद और वर्ण का आपको थोड़ा सा ज्ञान मैंने पिछली बार भी बताया था। तो यहां आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यहां पर पद चीज आती है। पद का मतलब शब्द है।
शब्द पद कब बनते हैं? जब उसका प्रयोग किया जाता है, यानी लिखित में वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी एक पद है। यहां पर देखिए कि बैल अलग है और गाड़ी अलग है, लेकिन इस शब्द मूल रूप से ये एक सामासिक पद बन गया। अब हम इसका विग्रह करते हैं, यानी कि समास विग्रह करते हैं। इन दोनों पदों को अलग करेंगे तो हमें किसकी जरूरत रहेगी? मूल रूप से कारक चिन्हों की। किनकी जरूरत रहती है? कारक चिन्हों की। तो हमें थोड़ा सा ज्ञान है वो किसका जरूरी है? इन कारक चिन्हों का। तो आपको कारक चिन्ह हिंदी व्याकरण के अंदर जो कारक हैं, 8 कारक माने जाते हैं, उन कारक के कारक चिन्हों का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं आपको कि आपको एक ही पंक्ति में पूरे के पूरे कारक कंप्लीट हैं। जैसे कि हे भरत, संबोधन चिन्ह, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लंका से बाहर लक्ष्मण के समक्ष युद्ध भूमि में मार डाला। ये एक वाक्य है। अब आप इस वाक्य में थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो कारक चिन्ह हैं आपके, जैसे मान लीजिए कि 8 कारक होते हैं, वो कारक चिन्हों को लेकर के चलते हैं। जैसे पहला कारक होता आपके कर्ता, जिसका कारक चिन्ह होता है ने। दूसरा है आपका कर्म को। तीसरा है करण से या द्वारा। चौथा है संप्रदान के लिए के योग में बनता है। पांचवा है अपादान, से अलग होने का भाव, से अलग या पृथक के रूप में। छठा है संबंध, संबंध में आता आपके का के की। सातवां है अधिकरण, जो कारक चिन्ह में पे पर। और अंतिम है आपका संबोधन, जिसका कारक चिन्ह होता है ओ अरे। तो इस प्रकार से आपके ये कारक है। चलिए इस वाक्य के आधार पर हम चल करके देखते हैं। तो यहां सबसे पहले हे भरत, तो हे भरत आपके किस में आएगा? संबोधन में। हे भरत किस में आ गया? संबोधन कारक में। ठीक है। इसी प्रकार कर्ता ने, तो यहां वाक्य में राम ने, तो कर्ता कारक किस में हो गया? राम। कर्म को यानी कि रावण को, तो कर्म कारक क्या है? रावण। करण से यानी कि से या द्वारा, तो यहां ये बाण से, तो बाण शब्द में के साथ में से करण कारक है। संप्रदान के लिए,
तो संप्रदान यानी कि यहां देखें तो सीता के लिए तो संप्रदान कारक किसमें है? सीता में। अपादान से अलग, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अलग यानी कि लंका से बाहर, लंका से बाहर तो लंका शब्द में अपादान कारक का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसी प्रकार संबंध काके की, संबंध यानी कि लक्ष्मण के सामने या समक्ष, ये के लक्ष्मण शब्द आ गए आपके संबंध कारक में। इसी प्रकार अधिकरण कारक में पेपर, तो युद्ध भूमि में, तो युद्ध भूमि क्या हो गया इसमें? युद्ध भूमि, वो आपके मूल रूप से अधिकरण कारक। मार डाला, ये एक क्रिया है। क्या है? क्रिया, क्रियापद है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें समास के अंतर्गत जो मूल रूप से हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, यानी कि तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं या तत्पुरुष समास है, वो मूल रूप से इस प्रकार से हमें बहुत ही सरल रहेगा। इसे थोड़ा सा ध्यान दे करके आप दीजिए, क्योंकि कारक चिन्हों के बगैर हमारा समास पूरा नहीं होता। तो चलिए यहां पर देखते हैं बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी क्या है कि बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। तो यहां ये मूल रूप से आपके बैलों के द्वारा चलने वाली भी कह सकते हैं या से चलने वाली। तो यहां बैलों से यानी कि से या के द्वारा कौन सा कारक होता है इसमें? करण कारक। तो यहां आप कौन सा कारक करेंगे? जैसे मान लीजिए बैलगाड़ी आपको दे दिया और आपसे ये पूछा गया कि इस बैलगाड़ी शब्द में कौन सा कारक है, तो आप करेंगे करण तत्पुरुष। तो इस प्रकार से ये आपका समास बनता है, यानी कि मूल रूप से दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। तो यहां पहला पद है बैल और दूसरा पद है गाड़ी। तो यहां ये दो पद हैं, इन दो पदों का जो मेल किया जाता है यानी इन्हें जोड़ा जाता है, तो ये क्या है? समास बनता है। अब जैसे इसका शाब्दिक अर्थ अभी हमने देखा था कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। तो एक प्रकार से बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी या बैलों से चलने वाली गाड़ी, ये इतना बड़ा वाक्य है जिसके लिए हम क्या करते हैं? बैलगाड़ी। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप अगर देखना चाहें तो जैसे भीमकाय, भीम है आकाश जिसका, भीम है आकाश जिसका, तो ये है इसका समास विग्रह। तो भीम है आकाश जिसका, जिसके लिए सामासिक पद क्या हो गया? भीमकाय। इसी प्रकार से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो मूल रूप से हम क्या कर रहे हैं? इसका समास विग्रह करते हैं, तब रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो मूलतः हम ये देख रहे हैं कि जो सामासिक पद बन रहा है वो क्या है? अलग अलग पदों का योग बनता है। मूल रूप से जैसे रेल पर, में पेपर, चलने वाली जो सहायक क्रिया में रूप में, तो गाड़ी ये एक सामासिक पद है। इन दोनों सामासिक पदों को जोड़ने के लिए हमें किन की जरूरत होती है? इन कारक चिन्हों की। तो थोड़ा सा ज्ञान हमें कारक चिन्हों का लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं समास के जो मूल रूप से समास का भेद क्या है। देखिए समास भेद, समास के भेद, यहां से प्रश्न बनता है आपका एक। मूल रूप से आपसे यह पूछा जाता है कि समास के मुख्य भेद। देखिए मुख्य भेद, और एक प्रश्न बनता है समास के कुल भेद। प्रश्न यहां हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य भेद हम तो अमूमन हमने ये पढ़ा था कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। मुख्य में ही 6 ही दे देते हैं, जबकि कुल भेद हैं वो आपके 6 हैं और मुख्य भेद आपके 4 हैं। कौन कौन से? जैसे पहला समास होता है आपका अव्ययी भाव, मुख्य भेद में पहला अव्ययी भाव। दूसरा आता है आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। तीसरा भेद आता है आपके
तत्पुरुष। और मुख्य वेद का चौथा वेद होता है द्वंद्व। तो इस प्रकार से ये चार भेद हैं वो मुख्य माने जाते हैं, क्योंकि तत्पुरुष के दो उपभेद होते हैं। पहला होता है कर्मधारय, ठीक है, और दूसरा भेद होता है द्विगु। ये क्या है? इस तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। तत्पुरुष के अन्य भेदों में भी अलग अलग आते हैं, लेकिन उपभेद ये दो है। हालांकि तत्पुरुष कई प्रकार का होता है, जैसे अलूक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष और भी बहुत से हैं, लेकिन ये दो उपभेद कहलाते हैं। जिस वजह से आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना, अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि समास के मुख्य भेद कितने हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए 4, और अगर आपसे कुल भेद पूछा जाए तब आपका उत्तर होना चाहिए 6। क्योंकि अब देखिए 6 उपभेद में क्या है, आप केवल 6 का नाम याद रखने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। अब तक द्वित्व समास कितने हैं, कुल समास कितने हैं? अब तक द्वित्व। जैसे ए से क्या बन रहा है आपके? अव्ययी भाव। देखिए शॉर्ट एंड स्वीट आपको याद रखने के लिए तरीका, अब तक द्वित्व। अब ए से अव्ययी भाव बन गया, बे से क्या बन रहा है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ते से क्या बन जाएगा? तत्पुरुष। के से क्या बन जाएगा? कर्मधारय। द्वि से क्या बन जाएगा? द्विगु। और द्वय से क्या बन रहा है? द्वंद्व। तो मूलतः हमें याद रखने का एक तरीका यही है कि 6 समास का नाम याद, अब तक द्वित्व। चलिए अब इनका आगे थोड़ा सा विश्लेषण करके देखते हैं कि वास्तव में ये 6 समास क्या है। तो पहला समास है आपका अव्ययी भाव। देखिए ये डायग्राम जो मैं अभी बना रहा हूं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका पूरा का पूरा समास है वो यहीं क्लियर हो जाएगा। इस समास की हल्की सी पहचान होती है कि पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान, यानी कि पहला पद ही प्रधान होता है। यानी मूल रूप से इसमें क्या है? पहला पद किसका होगा? अव्ययी का। पहला पद अव्ययी। इसे हम आगे बात करेंगे कि अव्ययी क्या होता है, जो मूल रूप से आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी लेकर के चलते हैं दूसरे समास का नाम में, वो होता है आपका बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। तो इस समास की पहचान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अन्य पद प्रधान, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो पद हैं वो अपना अर्थ नहीं दे करके कोई अन्य पद है, अन्य पद प्रधान बनता है, यानी कि कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। वह कौन सा समास होगा? यानी कि तीसरा अर्थ देने वाला, तीसरा अर्थ देने वाला समास कौन सा हो जाएगा आपके? बहुव्रीहि। फिर है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान है। यानी प्रथम पद प्रधान नहीं होता बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। अगला है आपका कर्मधारय। मूल रूप से ये कर्मधारय क्या है? तत्पुरुष समास का उपभेद है। दोस्तों ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि कर्मधारय क्या है ये भी पूछा जा सकता है। कर्मधारय का तत्पुरुष से क्या संबंध है, ऐसा प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कर्मधारय वास्तव में तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। इसकी पहचान के लिए इसमें क्या है कि पहला पद बनेगा विशेषण और दूसरा पद बनेगा विशेष्य। देखिए दोस्तों ये पिछली बार पूछा गया था, एलडीसी की जो भर्ती थी उसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य वाला कौन सा समास होता है। इसकी एक पहचान और ये भी है, जैसा पहले पद है वो उपमेय होता है और तो दूसरा पद उपमान होता है। ये याद रखना, उपमेय और उपमान। तो विशेषण विशेष्य की भांति ही उपमेय और
उपमान है जिसे हम आगे पूर्ण रूप से विस्तार से समझाते हुए चलेंगे। अभी चलते हैं हम आगे। जैसे मान लीजिए कि अगला समास है आपका द्विगु। द्विगु समास के अंदर सबसे जरूरी चीज है संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि पहला पद संख्यावाची, संख्या पूर्व द्विगु। पहला पद क्या है? संख्यावाची। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि हर एक में पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु समास है या नहीं, इसका हम आगे विस्तारित करेंगे कि संख्या के साथ में हम क्या देखेंगे, तब द्विगु करेंगे। संख्या जोड़ संज्ञा, पहला पद संख्यावाची होगा तो उत्तर पद है वो संज्ञावाची होगा। आगे देखते हैं इसके उदाहरण। फिर आपका अंतिम बनता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो उभय पद प्रधान, यानी कि जिसके उभय पद प्रधान, यानी दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वह समास आपका उभय पद वाला द्वंद्व कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आपके 6 समास हैं जिन्हें थोड़ा सा ध्यान देकर के देखिए कि पहला पद प्रधान है वो आपका अव्ययी भाव समास है। एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, जैसे यथा शक्ति, बहुत बार पूछा गया है, हर एक आदमी को ये उदाहरण याद है। तो ये किस प्रकार से देखिए कि पहला पद है यथा। यथा शब्द क्या है? अव्ययी है। इस समास में अधिकांश शब्द क्या होंगे? अव्ययी होंगे। अव्यय का अर्थ होता है ए जोड़ व्यय। देखिए यहां थोड़ा सा विस्तारित करता हूं मैं। ए जोड़ व्यय, ए का मतलब अभाव होता है। ए जब भी उपसर्ग के रूप में आता है तो वो अभाव या बिना के रूप में आता है। व्यय का अर्थ होता है खर्च, यानी कि जो खर्च ना हो। यहां व्याकरणिक परिभाषा में जो ये है कि जो खर्च ना हो, अर्थात जिसका कोई रूप परिवर्तन ना हो, वे आपका अव्ययी कहलाता। तो इस प्रकार से यथा शब्द को आप जहां पर भी लेके जाएंगे, इस यथा के अंदर आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यथा शक्ति के अनुसार के रूप में ये चलता है। दूसरा हमने देखा था बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधान, यानी कि जिसका कोई तीसरा ही अर्थ बनता है। 2 पद हैं तो तीसरा अर्थ बन रहा है। जैसे बहुत बार पूछा गया है शब्द है वो दशानन। बहुत ही सरल लेकर के चल रहा हूं अभी आपको कि 10 है आनन जिसके। देखिए समास विग्रह बन रहा है इसका, 10 है आनन जिसके। तो यहां 10 आनन वाला, तो हमें दिमाग में तीसरा अर्थ बनता है। दशानन शब्द है वो मूल रूप से रावण के लिए आता है। किसके लिए आता है? रावण के लिए। तो दोस्तों इसके लिए हम आगे जब विस्तार से पढ़ेंगे, एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है जिसमें आपके बहुव्रीहि समास पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लेकर के चलते हैं तत्पुरुष समास का, जो अभी मैंने पिछली पेज में बताया था कि तत्पुरुष समास मूल रूप से कारक चिन्हों का सहयोग लेकर के चलता है, जो मूलतः कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, यानी कि इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। बाकी के जितने भी कारक हैं वो सब के सब इस तत्पुरुष समास में आता है। जैसे इसका उदाहरण होता है राजकुमार, राजकुमार, राजमाता, राजपुत्र, राजपुरुष, ये शब्द बनते हैं। जैसे यहां ये क्या कह रहा है कि इसका उत्तर पद प्रधान है, तो इस समास का विग्रह करते हैं हम, तो क्या करेंगे कि राजा का कुमार। तो यहां राजा प्रधान नहीं है बल्कि कुमार, कुमार कहते हैं उसके पुत्र को। तो राजा का जो कुमार है यानी वो राजकुमार कहलाता है। तो यहां ये उत्तर पद प्रधान हो जाएगा आपके प्रथम पद के बजाय। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, या जिसका पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान है। देखिए दोस्तों यहां थोड़ा सा चेंजिंग है, उसे दोनों ही रूप में लेकर के चलते हैं। तो पहला पद, पहले हम उदाहरण लेते हैं विशेषण और विशेष्य का, जिसका उदाहरण है नील कमल, नील कमल। तो यहां दोस्तों ध्यान से देखेंगे हम, तो नील, नील एक रंग का नाम है, कमल जो एक पुष्प होता है। तो इसका समास विग्रह बनता है नीला है जो कमल, अर्थात पहला पद नीला क्या है? रंग
रंग का बता रहा है तो वो हो गया उसकी विशेषता। दूसरा है कमल, कमल जो एक वस्तु है, यानी कि एक पुष्प क्या है, एक वस्तु ही तो है जिसे हम देख सकते हैं, तो वो उस आधार पर विशेष्य बनता है। तो पहला उदाहरण आपका नील कमल, जो मूल रूप से विशेषण विशेष्य से संबंधित है। इसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, तो यह है आपका उपमेय और उपमान। अगर आपने थोड़ा सा रूपक अलंकार या उपमा अलंकार पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही सरल है ये, लेकिन इसमें क्या है कि उपमेय को आरोपित किया जाता है, यानी कि चंद्रमा की तुलना की जाती है। यहां आरोपण करने का मतलब होता है तुलना करना। एक मुख को, इस चेहरे को चंद्रमा के द्वारा तुलना की जाती है, यानी ये मुखमंडल है वो मूल रूप से उस चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा। तो रूपी या तुलना के अर्थ में वो आपका उपमेय उपमान बनता है। चलिए दोस्तों आगे लेकर के चलता हूं मैं आपको द्विगु समास में, जहां आप देख रहे हैं कि संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद है वो संज्ञावाची होता है। जैसे चौराहा, लेकिन साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि पहला पद संख्यावाची है, साथ में दूसरा पद संज्ञावाची है, लेकिन दोनों पद मिलकर के क्या कर रहे हैं, समूह का बोध। मूलतः ये याद रखना है, वो जो समूह का बोध कराते हैं वो संख्यावाची और संज्ञावाची होने के साथ साथ समूह का बोध कराएं तो ही आपका द्विगु समास है। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समूह, यानी कि जहां पर चार रास्ते आकर के मिलते हैं वो आपका चौराहा कहलाता है। इसी प्रकार से द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसके अंदर परिभाषा यह है कि उभय पद प्रधान, यानी कि जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, माता पिता, माता पिता। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों ही पद प्रधान है। इसमें देखिए पहला पद माता है, दूसरा पद पिता है, बीच में जो ये एक योजक चिन्ह लगा हुआ, यानी योजक चिन्ह, योजक का मतलब जोड़ने वाला जो चिन्ह है वो आपके लगा हुआ है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि तो अमूमन ज्यादातर तो वो योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में भी होता है, लेकिन कभी कभार तत्पुरुष में भी हो जाता है। तो केवल योजक चिन्ह अगर इससे संबंधित प्रश्न बनता है तो प्रथम वरीयता हम द्वंद्व समास को देते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए पेपर बनाने वाला आपकी एबिलिटी देखता है, आपकी क्षमता देखता है, आपको परखना चाहता है कि आपने कहां तक क्षमता है, कितना आपके पास में ज्ञान है। हो सकता है वो ये प्रश्न भी बना दे कि वह कौन सा समास है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में ये देखना है द्वंद्व समास। अगर तत्पुरुष समास भी आ रहा है तो आपको वरीयता के आधार पर द्वंद्व को लेना है, वो हम आगे चल करके बात करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला समास आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। देखिए दोस्तों अव्ययी भाव समास की जो अभी हमने परिभाषा देखी थी कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, अर्थात यानी कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाता है। एक चीज इसमें और लिख लेते हैं हम कि अव्ययी का अव्यय अर्थात वे पद जिनका रूप
लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होता है। अव्ययी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? अव्ययी। यहां थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि मूल रूप से ऐसे पद हैं जिनका रूप लिंग, देखिए हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जैसे बालक शब्द है, इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इका प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है बालिका। तो लिंग ये हो गया। वचन क्या है? दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे लड़का, लड़के हो गए बहुवचन। इसी प्रकार कारक, कारक के चिन्ह है, जैसे कर्ता ने, राम ने, राम को, राम से, राम के लिए, तो ये परिवर्तन कारक का होता है। इसी प्रकार काल में, काल कहते हैं समय को, तो काल होते हैं आपके तीन, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यानी भूतकाल में तो हम पढ़ेंगे तो था, थे, थी लगेगा। वर्तमान में ता है, ती है, रहा है, यहां तक चलता है। और भविष्यत काल यानी कि निकट आने वाला समय है, वो गा, गे, गी के रूप में चलता है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द हैं जिनका मूल रूप से, चाहे वो लिंग है, वचन है, कारक है या काल, इनके प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता। यानी इन्हें आप कहीं पर भी ले करके जाएंगे तो इनका रूप परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी कहलाते हैं। यानी इन्हें आप चाहे लिंग में ले जाओ, वचन में, कारक में या काल में, कहीं पर भी लेके जाएंगे तो अव्ययी नहीं बदलते हैं। अव्ययी जिन्हें हम ए विकारी शब्द कहते हैं, ये चार होते हैं, मूल रूप से चार। हिंदी व्याकरण में अव्ययी चार प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से हम देख करके चलते हैं। देखिए आगे इसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग का प्रयोग होगा। अव्ययी भाव समास में किसका प्रयोग होगा? उपसर्ग का। जितने भी जो उपसर्ग हैं, जैसे संस्कृत भाषा के कुल 22 उपसर्ग हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, उर्दू, अरबी, फारसी जो अन्य भाषाएं हैं उनका, जिन भाषाओं का हम प्रयोग बोलने में करते हैं तो उन शब्दों के साथ में उन्हीं भाषा का उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हीं भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग है वो होगा, लेकिन विशेष रूप से वो भी परिवर्तनशील नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव समास में हमें मूलतः ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो बिना परिवर्तन के केवल अपना जैसा है वैसा ही रूप लेकर के चलते हैं। जैसे देखिए इनके इस अव्ययी भाव समास के उदाहरण, जैसे अभी आपने पहले मैंने उदाहरण दिया था यथाशक्ति। यथाशक्ति देखिए ये सामासिक पद है। अब इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? शक्ति के अनुसार। क्या बन रहा है? शक्ति के अनुसार। मूल रूप से ये शक्ति के अनुसार या अनुरूप, देखिए यहां पर अनुरूप भी आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अनुसार हो या अनुरूप हो, उसका सामासिक पद क्या बनता है? यथाशक्ति बना सकते हैं आप इस प्रकार से। तो यथा शब्द का परिवर्तन नहीं है, आप शक्ति को मिला लिया तो यथा तो रहता है, ठीक है। इसी प्रकार आमरण, आ प्रथम पद अव्ययी है जिसका आप पर्यंत के रूप में लेते हैं, जैसे मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत तक, या जब तक मृत्यु हो तब तक का, तो वो आमरण होता है। इसी प्रकार से एक इसमें एक चीज
और भी आती है, जैसे बार बार वर्णों की आवृत्ति, यानी इसका एक बिंदु यह है कि अव्ययीभाव समास में क्या है, बार बार पदों की आवृत्ति होती है, पदों की आवृत्ति, यानी एक ही पद दोबारा आता है, जैसे दिनों दिन, रातों रात। इनका बार बार आवर्ती वाले पदों का हम क्या कहते हैं, इसका विग्रह है दिन ही दिन में, दिन ही दिन में। रातों रात, रात ही रात में। बातों बात, बीचों बीच, ऐसे बहुत से शब्द बनते हैं, बीचों बीच, लूटम लूट। ये शब्द बन रहे हैं इसमें। मूल रूप से हमें क्या कर रहे हैं, बार बार पदों की आवर्ती, यानी एक ही पद का बार बार प्रयोग, दिन दिन, रात रात, बीच बीच, लूटम लूट लूट, ये शब्द बन रहे हैं। तो लूटम लूट यानी कि लूट के बाद लूट, लूट के बाद लूट, ये लूटम लूट है। बीचों बीच, बीच ही बीच में, इसका समास विग्रह क्या होगा, बीच ही बीच में। रातों रात, तो रात ही रात में, रात ही रात में। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम वापस लेकर के चलते हैं यहां, जैसे एक शब्द आता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, ये शब्द प्रति मूल रूप से क्या है, उपसर्ग है, तो यहां दिन ही दिन, दिन ही दिन में। दिन दिन लिख सकते हैं आप, दिन दिन, तो वो शब्द बनता है प्रतिदिन। दिनों दिन भी यही रूप बनता है, लेकिन यहां ये क्या है कि बार बार आवर्ती होने पर अब इसका सामासिक पद बनाएंगे आप, तो अब आपको प्रतिदिन बना सकते हैं या दिनों दिन, दिन ही दिन में बनाना है। इसी प्रकार प्रत्येक, प्रत्येक, देखिए दोस्तों यहां ये प्रत्येक शब्द आया, इसका संधि विच्छेद भी बनता है। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा आपके प्रति जोड़ एक। यहां थोड़ा सा ध्यान देकर के देखेंगे तो ये बना किससे, ई से, ये बना बीच में ते आधा, यानी कि यह वह से ठीक पहला अक्षर आधा है, तो कौन सी संधि बनेगी, आपकी यण संधि बनती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये ध्यान देते हुए भी चलना है कि कुछ सामासिक पदों में संधि भी बनती है, तो दोनों ही चीज अपनी तैयार होती रहे, ऐसी ही चलता रहेगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि समास के साथ साथ हम ऐसा ना हो कि संधि को भूल जाएं, तो कुछ शब्द ऐसे भी आते रहेंगे जिनमें बार बार बीच में हम संधि के बारे में भी बात करते रहेंगे, ताकि हम एक साथ जुड़े रहें। तो प्रत्येक शब्द का समास विग्रह होगा एक एक। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो मूल रूप से ये समास क्या है, ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान। देखिए थोड़ा सा ध्यान देकर के देखता हूं वापस इस समास का पहला पद प्रधान कैसे हुआ, कि जैसे मान लीजिए कि ये शब्द था यथाशक्ति। इस यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, हमने विग्रह क्या किया, शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुरूप। तो मूल रूप से इस यथा का तो परिवर्तन कुछ है ही नहीं। आमरण, तो यहां मरण शब्द का परिवर्तन क्या हो गया, मृत्यु पर्यंत बन गया, लेकिन आ उपसर्ग के रूप में। इसी प्रकार दिनों दिन, तो दिन, दिन शब्द है वो दिन ही दिन में, यहां ही, ये दिन में मूल रूप से क्या हो गया, इसमें कारक चिन्ह लग गया। तो रातों रात, यहां पर रात है, बीचों बीच में बीच है, लूटम लूट में लूट है। इसी प्रकार प्रतिदिन में दिन आ गया, प्रत्येक में एक आ गया। तो यहां ये दिन का विग्रह बना रहा है, एक का विग्रह हो गया, लेकिन प्रति, इन प्रति शब्द का विग्रह नहीं। मूल रूप से ये याद रखना है कि ऐसा समास जिसका
पहला पद प्रधान हो, वो मूल रूप से आपका कौन सा समास बनता है? अव्ययी भाव समास। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि इसका समास का पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा, लेकिन साथ ही साथ पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान होगा, साथ ही साथ पहला पद अव्ययी होता है, अव्ययी होता है। फिर इसमें उपसर्ग का, यानी पहला पद उपसर्ग भी होता है, उपसर्ग का प्रयोग। देखिए आजकल क्या है कि एग्जामिनर परिभाषा पूछने के लिए आपसे न जाने कितने प्रकार के प्रश्न वही है जो आपको आ रहा है, लेकिन उसे घुमा फिरा करके प्रयोग में लिया जा रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा समास कौन सा जिसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है? उपसर्गों का प्रयोग किस समास में किया जाता है? अव्ययी का तो हम क्या है कि अव्ययी शब्द दिखते ही थोड़ा सा आईक्यू लोड करके देखते हैं कि अव्ययी का प्रयोग अव्ययी भाव में होता है, लेकिन उपसर्गों का प्रयोग, उपसर्ग तो कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन उपसर्गों का प्रयोग है वो मूल रूप से अव्ययी भाव समास में होगा। और साथ ही साथ वर्णों की या पदों की आवर्ती, वर्ण या माफ करना, पदों की आवर्ती, पदों की आवर्ती के बारे में पूछा जाता है। यहां पर यह शब्द मूल रूप से क्या है? पदों की आवर्ती किस समास की है? इस अव्ययी भाव समास की। तो इस प्रकार से आपसे ये परिभाषा के तौर पर यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा समास बताइए जो इसका पहला पद प्रधान हो, पहला पद या पूर्व पद। देखिए इसे पूर्व पद के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो वहां आप घबराना नहीं, क्योंकि पूर्व पद और पहला पद दोनों एक ही होते हैं, दूसरा पद और उत्तर पद एक ही होते हैं। तो यहाँ पहला पद प्रधान है या पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययी भाव है। दूसरी चीज ये है कि जिसका पहला पद अव्ययी है तो भी अव्ययी भाव है। तीसरी बात ये बनती है कि जिस समास का पहला पद उपसर्ग है तो भी आपका अव्ययी भाव है। और चौथी बात यह है कि जहां पर पदों की आवृत्ति हो तो कौन सा समास होगा? वह समास आपका अव्ययी भाव होगा। तो आप इस प्रकार से मेरे साथ बने रहिए। बहुत जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। नमस्कार।